वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने पिछली वीडियो में किया था नेचर ऑफ पार्टनरशिप, फर्म, पार्टनर्स, पार्टनर का नेम। आई होप उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर है तो आपने कमेंट किया होगा एंड आई विल गेट बैक टू दैट आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अगला टॉपिक है हमारा इसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बोला था कि ये जो आपका टॉपिक है इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा एमसीक्यू बोर्ड्स के एग्जाम में भी और सीयूईटी के एग्जाम्स में भी। तो ये फीचर्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं एंड थ्रू आउट द ईयर आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, आपके स्कूल में नॉर्मल वीकली टेस्ट हैं या सितंबर एग्जाम है या प्री बोर्ड है, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। सो इसको ध्यान से जो है वो आपने समझना है। तो पहला एसेंशियल फीचर है टू और मोर पर्सन्स। अब देखो टू और मोर पर्सन्स जो हैं हमारे पास, टू और मोर पर्सन्स तो कम से कम जो है वो हमारे पास टू और मोर पर्सन्स जो हैं वो चाहिए हमें। देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन्स टू फॉर्म अ partnership and the persons should be competent to contract according to the Indian Contract Act। ये आपके क्वेश्चन आ गए। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी 2। अब ये जो दो पर्सन्स हैं ये कौन होने चाहिए? जिन्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो। अंग्रेजों के जमाने का है जी। देखो 1947 में आजाद हुए थे लेकिन अभी भी हम मजदूर ही हैं। देखो अभी भी गुलाम है। 1872 का एक्ट अभी भी चल रहा है। तो ये एक्ट कहता है कि ये जो नीचे लिखे हुए आपके 3 पर्सन्स हैं इनके अलावा कोई भी इंडिया में रहकर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। अब आपका 1 मार्कर क्या बनना है? आपका 1 मार्कर बनना है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उसमें से एक ऑप्शन गलत होगा, 3 ऑप्शन सही होंगे। तो वो 3 सही ऑप्शंस आपके सामने पड़े हैं। माइनर, जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं जो 12th स्टैंडर्ड वाले हैं सब यही हैं। माइनर दैट इज पर्सन ऑफ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद है जी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन। सिंपल भाषा में बोलूं पागल। अब आप बोलोगे पागल कौन होता है? पागल वो आदमी है जिसे ना अपने भले बुरे का पता है ना आपके। बेटा जी वो आपके सिर पे भी पत्थर मार सकता है और अपने खुद के सिर पे भी मार सकता है। तो ऐसा जो इरैशनल पर्सन है जो मेंटली स्टेबल नहीं है उसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का राइट नहीं है। तीसरा आ गया जी पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इंडियन पीनल कोड जो अब बदल चुका है, आचार संहिता हो गया है। अगर किसी पर्सन को कोर्ट ने कह दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। इसके बड़े इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। विजय माल्या, आरसीबी, किंगफिशर, बाहर बैठा हुआ है, भगौड़ा घोषित है वो, तो वो इंडिया में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सब जो है इंडिया छोड़ के भागे हुए हैं, इंडिया का पैसा लेके भागे हुए हैं। इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। सिंपल भाषा में वो आपकी फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये याद रखना है। ये 3 पर्सन्स हैं जो हमारी फर्म में एंटर नहीं हो सकते एज ए पार्टनर। कम से कम कितने हैं? 2। अब इसमें एक क्लॉज है, वो क्लॉज हमने अपने फायदे के लिए बनाया है। नीचे देखिए लिखा है माइनर एज अ पार्टनर। ऊपर ध्यान देना, ऊपर आपको बता रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि भाई ये 3 पर्सन्स जो हैं वो फर्म में एंटर नहीं हो सकते एज ए पार्टनर। उसमें माइनर भी है, लेकिन नीचे लिखा गया है कि माइनर एज अ पार्टनर। अ माइनर दो नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अ पार्टनर इन द फर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ओनली इन द प्रॉफिट्स बट नॉट लॉसेस। अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, माइनर आपने पार्टनर बना रखा है,
प्रॉफिट में अपना हिस्सा लेके घर चला जाएगा, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो वो बेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो तो माइनर है, 18 ईयर से कम है, उसकी सोच कम है, वो डिसीजंस रैशनली नहीं ले सकता। अब माइनर पार्टनर ये भी नहीं कि वो एंजॉय करता रहेगा, बेनिफिट्स ही लेता रहेगा। एक माइनर पार्टनर जो है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिफ्यूज करना पड़ेगा। किसे? पार्टनरशिप को इन द फर्म विद इन 6 months ऑन बिकमिंग अ पार्टनर, सॉरी मेजर, दैट इज अटेनिंग 18 ईयर्स ऑफ एज। आपने एक पर्सन को अपनी फर्म में पार्टनर बना लिया जिसकी एज है 17 ईयर्स 5 months, बर्थडे आ गया जी, उसका बर्थडे आ गया, वो बन गया 18 ईयर्स का। सपोज उसका बर्थडे है 17 मई को, तो 17 मई से 6 महीने के अंदर अंदर उसे फर्म को बताना पड़ेगा कि भाई मैं पार्टनर बनना चाहता हूं कि नहीं बनना चाहता। उसने बता दिया, वेल एंड गुड। नहीं बताया तो फिर 6 महीने के बाद उसे पार्टनर माना जाएगा। उसे ऑप्शन दिया गया था, बता दे बनना है कि नहीं। वो नहीं उसने कुछ नहीं बताया तो आप उसे पार्टनर मानेंगे। If he she does not so decide, he she becomes liable for all the actions since she became partner। तो जो आपका ये पहला पॉइंट है उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, वो कह रहा है 3 पर्सन पार्टनर नहीं बन सकते, 18 ईयर्स से कम वाला, अनसाउंड माइंड वाला, या पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। फिर एक क्लॉज आया कि भाई माइनर को पार्टनर बना सकते हैं, हां, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में वो हिस्सा लेगा, लॉसेस में वो हिस्सा नहीं लेगा। और उसे डिसाइड करना पड़ेगा जब वो 18 साल का हो गया कि मैं फर्म में पार्टनर रहना चाहता हूं कि नहीं। अगर उसने 6 महीने के अंदर डिसीजन दे दिया, वेल एंड गुड, नहीं दिया तो फिर वो पार्टनर माना जाएगा। अब ये जो अगला है ना जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार बोर्ड के पेपर्स में पूछा जा चुका है और बड़ा टेक्निकल है। अगर बोला जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, वैसे तो अब सब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन नहीं आता, पहले सब्जेक्टिव टाइप में 1 साल बोर्ड के पेपर में आया हुआ है और बच्चों को आधा ही नंबर मिला था, पूरा नंबर नहीं मिला था। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, अब इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उन सब पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा क्योंकि वही सारे पॉइंट्स आपके 1 मार्कर के ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहला, और यही सबसे बच्चे गलत करते हैं, Which act prescribes the maximum number of partner? जायज है, हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप पे कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आपका जवाब भी क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखकर आते हैं और 1 नंबर गवा देते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस बात का पहले तो ध्यान रखना है। फिर आप कहोगे जी किस एक्ट का लेना देना है? एक्ट का लेना देना है, उस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है। वो बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। अब आगे क्या आ जाएगा? कौन सा सेक्शन बताता है? सेक्शन 464 बताता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बताता है, उसका भी सेक्शन 464 है। मजे की बात पता है क्या है? वो भी नहीं बताता। सेक्शन 464 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि भाई आप डिसीजन ले लो कि कितने आपने रखने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। कंडीशन अटैच्ड। अब कंडीशन अटैच्ड क्या है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं आप डिसाइड कर लो, लेकिन आपकी बाउंड्री लक्ष्मण रेखा खींच दी, 100 से ऊपर नहीं जाना। तो रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है, सेक्शन 464, जो यह कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, लेकिन साथ में उन्होंने बोल दिया कि जी आप 100 से ज्यादा नहीं जा सकते। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर आ गई कि जी हम नहीं जा सकते 100 से ज्यादा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। तो की वर्ड है हमारा 50, टू बी 50 वाइड, रूल 10
of Companies Miscellaneous Rules 2014. Thus, a partnership firm cannot have more than 50 partners. तो जनाब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हमारे पास हैं 50. ये कौन कहता है? ये ना तो कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ना ये कहता है कंपनीज एक्ट 2013, ये कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. अब यहां पर आपसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, कंपनीज एक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, अल्टीमेटली किसने डिसाइड किया उसके बारे में भी पूछा जा सकता है, और यह भी पूछा जा सकता है कि जिसने अल्टीमेटली डिसाइड किया है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, उसने कौन से रूल से डिसाइड किया है. रूल है रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014. अब इसमें एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा. एक फर्म के पास 49 पार्टनर्स हैं, वो 2 पार्टनर्स को नए फर्म में लाना चाहती हैं. कैन दे डू सो? आंसर शुड बी नो, बिकॉज 49 + 2 इज 51. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 50. तो ये है आपका पहला फीचर, सिर्फ पहला फीचर. अब आप देख लो, इस पहले फीचर में से है तो थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन अगर आप इसे डीपली नहीं पढ़ोगे तो इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एमसीक्यूज बन जाते हैं. आई होप आपको पहला पॉइंट जो है वो क्लियर होगा. अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे. जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है एग्रीमेंट. अब एग्रीमेंट का मतलब जी समझौता, या आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया. पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप पैदा होती है बाय एन अग्रीमेंट. वो रिटन भी हो सकता है, वो ओरल भी हो सकता है. यही आपकी पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच के रिलेशन का बेसिस है, जो कि हो सकता है एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो उसके लिए. द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड. अब देखो, राम श्याम मोहन सोहन 4 बंदे आ गए. 4 बंदों ने डिसाइड किया जी हम एक फर्म खोलेंगे, हम एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को हम आपस में बांटेंगे. ए बी सी और डी ने लिखा पढ़ी नहीं की, कागजी तौर पे कुछ नहीं किया, ओरली तौर पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम 4 पार्टनर्स, हम ये बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट आएगा, हम बांटेंगे. अब उनके बीच में एक अग्रीमेंट हो गया, लेकिन वो अग्रीमेंट रिटन नहीं है, वो अग्रीमेंट ओरल है, तब भी पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. अगर वो चारों जने लीगल पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं तो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. तो अग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है. अब विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर. वेंचर का मतलब है जी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मतलब जी सपोज करो ए बी सी और डी चारों इंडिविजुअली आर्किटेक्चर थे, अपना अपना काम करते थे, मिले, इकट्ठे हुए और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट उन्होंने बना लिया मॉल बनाने का. अब उनकी पार्टनरशिप फर्म सिर्फ मॉल बनाने तक की है. मॉल जब कंप्लीट हो जाएगा उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. उसे बोलते हैं विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर. फॉर अ पीरियड ए बी सी और डी इकट्ठे हुए और उन्होंने बोला जी हम 2 साल इकट्ठे काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर चीजें सही रही तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. उसे बोलते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. अब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए हुए हो. पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है, विल का मतलब है अपनी मर्जी से. कोई भी पार्टनर फर्म में से रिटायर होना चाहता है, वो रिटायर हो सकता है. उसको नोटिस देना है टाइम पीरियड का एक गिवन कि भाई मैं रिटायर होना जा रहा हूं, 6 महीने बाद हम रिटायर हो जाएंगे, तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल. द रिटन अग्रीमेंट वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया. ये आ गया जी हमारे पास एग्रीमेंट. एग्रीमेंट के बाद हमारे पास आता है जी पॉइंट बिजनेस. हम पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं फॉर अ बिजनेस. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी 1 मार्कर बनता है. हमारा जो पार्टनरशिप फर्म बन रही है वो हम बना रहे हैं बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए. अब ध्यान से सुनना, लंगर लगा दिया जी हमने फ्री में, उसके लिए पैसे इकट्ठे किए, 10 बंदे इकट्ठे हो गए, उसे आप पार्टनरशिप नहीं बोलोगे क्योंकि आप सोशल सर्विस कर रहे हो, आप बिजनेस नहीं कर रहे. अब एक और एग्जांपल, सपोज जी 10 बंदे इकट्ठे हो गए,
और हम लूटने चले गए बैंक। बैंक लूट लिया, बाहर आए, पुलिस आई, वो कहती है जी ये तो आपने इलीगल काम किया है। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, हम तो पार्टनरशिप फर्म खोल के बैठे हैं, हमने तो पार्टनरशिप बनाई थी बैंक लूटने के लिए, हमारे पास रिटर्न अग्रीमेंट भी है, हमने ये सारे जो हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया। पुलिस पकड़ के ले जाएगी बेटा घर पे। वो ये नहीं कहेगी कि आपने पार्टनरशिप बनाई है, क्योंकि पुलिस कहेगी पार्टनरशिप बनाओ, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप जाओ, चाहे कंपनी बनाओ, बनेगी किसके लिए? बिजनेस के लिए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ए और बी ने हॉस्पिटल खोला, चैरिटेबल। अब उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका पर्पस है चैरिटी करना, तो वो पार्टनरशिप फर्म नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं। ए और बी दोनों ने पैसे डाल के होटल खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया, उसे रेंट मिल रहा है। उस होटल के ओनर हो गए दो, मिस्टर ए एंड बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या इनकी पार्टनरशिप फर्म है? तो आपका जवाब होना चाहिए नो। उसका रीजन है ए और बी आपके पार्टनर्स नहीं हैं, वो को ओनर्स हैं। मेयर को ओनरशिप डजंट अमाउंट फॉर पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टनरशिप का जो मिसिंग है, वो है आगे जाकर ये वाला, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये मिसिंग है क्योंकि ए बी के बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा, बी ए के बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा। जब तक दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे कोई डिसीजन नहीं ले रहे, तब तक हम उन्हें पार्टनर्स नहीं कहते, हम उनकी फर्म को पार्टनरशिप फर्म नहीं कहते। यह हो गया जी आपका बिजनेस वाला पॉइंट। आगे है जी प्रॉफिट शेयरिंग। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सिर्फ प्रॉफिट ही शेयर होंगे, नहीं, प्रॉफिट के साथ साथ लॉसेस भी शेयर होंगे। द अग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। देखो, हम बिजनेस करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अगर हम पैसे कमा रहे हैं वो भी बटेंगे अमंग द पार्टनर्स, और अगर हम पैसे नहीं कमा रहे मतलब नुकसान हो रहा है तो वो भी बटेगा अमंग द पार्टनर्स। तो प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत जरूरी है। फिर आता है जी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अपनी अपनी बुक्स में या नोट्स जहां भी बना रहे हो वहां पे लिख लो, इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे बोला जाता है सोल ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपके पार्टनर्स के बीच में ये म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो आपके पार्टनरशिप फर्म है ही नहीं। इसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका एग्जांपल देता हूं जी आपको। ए, बी एंड सी पार्टनर्स हैं। ए और बी हॉलिडे पे गए हुए हैं, सी यहां पर बैठकर बिजनेस रन कर रहा है। अगर सी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, वो कोई भी डिसीजन लेता है, वो डिसीजन ए और बी को मानना पड़ेगा, वो ए और बी पे बाइंडिंग होगा। तो जो सी है वो डिसीजन ले रहा है एंड ए और बी जो है वो उसे मान रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो सी है ये है हमारा एज एन एजेंट, ही रिप्रेजेंट्स द अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स। अब सी जो है वो एज एन एजेंट है फॉर ए एंड बी। अब ए और बी जो है वो गए हुए थे हॉलिडे पे गोवा, वहां पर उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सन मिला और उन्होंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अब ए और बी जो है वो एक्ट कर रहे हैं एज एजेंट
और सी जो है वो एक्ट कर रहा है एज प्रिंसिपल। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, जिसका दूसरा नाम है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, जिसमें हम कहते हैं कि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ए और बी जो है वो छुट्टी से वापस आ गए, अब वो अपने शहर में हैं और ए बी और सी तीनों जने बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, और जब ए और बी छुट्टी पे थे सिर्फ सी बिजनेस मैनेज कर रहा था, देन बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय नॉट बाय ऑल बट वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये है हमारा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये लेक्चर फॉलो कर रहे हैं, चैनल फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ये तो थोड़ा सा बोरिंग सा काम हो रहा है। नहीं, बोरिंग काम नहीं है, इसका भी आपको बोर्ड के पेपर में नंबर मिलेगा। और अगर अभी ये बोरिंग लग रहा है तो बाद में जाकर यही आपके प्रैक्टिकल पार्ट में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि हम कर रहे हैं बेसिस। फंडामेंटल्स शुड बी स्ट्रांग। अगर मैथ स्ट्रांग करना है तो आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये है बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स, ये स्ट्रांग होने चाहिए। उसी तरीके से अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हैं तो हमें उसके फीचर्स जो हैं वो जरूर मालूम होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि ये पार्टनरशिप है कि नहीं। तो ये जो था जी आपका टॉपिक था, ये एज एन एजेंट और एज एन प्रिंसिपल। एज अ प्रिंसिपल मिस्टर सी इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ ए एंड बी, जो उन्होंने गोवा में जाकर बिजनेस डीलिंग की। एंड एज एन एजेंट सी जो है उसके एक्ट्स पे ए और बी बाइंडिंग होंगे। जब ए और बी गोवा घूमने गए हुए थे, उन्होंने बिजनेस डीलिंग नहीं की, सी यहां पे बिजनेस रन कर रहा था, और सी ने जो है जो डिसीजंस लिए थे उनके ऊपर जो है ए और बी को वो डिसीजंस मानने पड़ेंगे। तो ये था बेटा जी आपका टॉपिक। टॉपिक का नाम है जी हमारे पास, थोड़ा सा ये हो रहा है, कोई नहीं, उसको चेंज कर देते हैं। आपको टॉपिक जो है वो मालूम है, आपका जो टॉपिक है वो है इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो हम इसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में हमने जो है वो 5 फीचर्स जो है वो किए हैं। इन 5 फीचर्स में से आपके पास जो है क्वेश्चंस बनने हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। इनमें कोई डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके वो डाउट्स पूछ सकते हैं, उसकी अलग से वीडियो बनेगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे उनकी टेक केयर की जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में हम जो है अगला टॉपिक करेंगे जिसमें राइट्स ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स आ जाएगा, और हम पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड जो है वो नहीं है तो हमें कौन सी प्रोविजंस को फॉलो करना है। टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद।